morning guys, today we are going to read about the literary devices of class 11th poem 2nd, that is the Laburnum Top, written by Ted Hughes. So first of all, first three lines of the poem. The laburnum top is silent, still quiet, in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. So first of all guys, about the rhyme scheme, and if we go through ourselves with the first three lines, we can see that poem is not having any rhyme scheme. The poem is in free verse. और इस चीज को बच्चे निकालते कैसे हैं, इसके लिए क्या करते हैं, किसी भी पोएम के गिवन स्टैंजा के अंदर लास्ट वर्ड को देखा जाता है हर एक लाइन के। अगर वो लास्ट वाला वर्ड नेक्स्ट वन लाइन से किसी से भी मैच कर रहा हो तो दोनों को एक जैसी नंबरिंग या एक जैसे अल्फाबेट के साथ नेम दिया जाता है। तो इन तीन लाइनों में हम देख सकते हैं कि स्टिल, सनलाइट और फॉलन, इनमें से कोई भी वर्ड जो है उसका एक साउंड एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई द पोएम इज हैविंग फ्री वर्स और इन अ ब्लैंक वर्स। ओके, नाउ वी कैन सी द एन्जैपमेंट हियर। एन्जैपमेंट बच्चे क्या होता है, जब किसी भी पोएम के स्टैंजा के अंदर सेंटेंस एक लाइन कंप्लीट हो गई लेकिन उसके अंदर नेक्स्ट वन लाइन स्टार्ट करती बिना प्रेजेंट वन पहले वाली के अंदर कोई भी पंक्चुएशन का मार्क नहीं दिया। लाइक इन फर्स्ट वन लाइन यू कैन सी द लैबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। नाउ यू कैन सी कि स्टिल के बाद किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया गया और साथ ही नेक्स्ट वन लाइन स्टार्ट करती दैट इज इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। सो वी कैन से हियर वी आर यूजिंग द एन्जैपमेंट। नेक्स्ट वन आवर डिवाइस इज दैट इज एलिट्रेशन। गाइस एलिट्रेशन क्या होता है बच्चे, दैट इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड की अगर बार बार रेपिटेशन हो रही हो, यानी कि कोई कॉन्सोनेंट वर्ड प्रोमिनेंट हो तो क्या होगा, वो कॉन्सोनेंट कहलाएगा, एलिट्रेशन कहलाएगा हमारा। ठीक है, सो लाइन देख सकते हो आप, सेकंड वन उसमें दिया है इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। तो देखो इसमें जो सितंबर में एस और सनलाइट में एस वर्ड दिया हुआ है बच्चे, ये क्या है हमारा एलिट्रेशन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि मैम फिर फर्स्ट वन लाइन में भी तो स्टिल क्वाइट साइलेंट क्वाइट स्टिल दिया हुआ। सो गाइस इसमें देखो इन दोनों के बीच में, साइलेंट और स्टिल के बीच में क्वाइट वर्ड आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर इनके बीच में ये वर्ड आया है ना, इसकी वजह से इसको हम एलिट्रेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ हम इसको कॉन्सोनेंस बोल सकते हैं। ओके, सो इन फर्स्ट वन लाइन वी आर हैविंग द कॉन्सोनेंस लिटरेरी डिवाइस, इन सेकंड वन वी आर हैविंग द एलिट्रेशन। सेम बच्चे ऐसे ही एसोनेंस भी हो सकता है जब किसी पर्टिकुलर लाइन के अंदर कोई वोवल वर्ड लाइक ए ई आई ओ यू इसका प्रोमिनेंट साउंड हो तो वहां पर क्या होगा हमारा एसोनेंस। नेक्स्ट वन हमारा जो लिटरेरी डिवाइस है बच्चे, इन्हीं तीन लाइनों के अंदर हमें वो मिलता है सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं बेटा, अ सिंबल इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच रिप्रेजेंट्स और स्टैंड फॉर अनदर वन ऑब्जेक्ट। तो अगर आप इन तीनों लाइनों के अंदर देखो तो हमारा जो लैबरनम टॉप है बच्चे, वो किसका सिंबल है। हमने पोएम को जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया उसमें बताया था जो लैबरनम टॉप है बच्चे, दैट इज स्टैंड फॉर द and that is the symbol of peace and serenity, which is an integral part of the nature. Same in the lines is yellow September, leaves yellowing. These are the symbolic of autumn and passing age, which brings in its wake decay and loneliness. Okay guys, now next move to the next set of the line. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. Now in this one first line, that is till the goldfinch come, that is having the assonance. You can see there is I word is prominent, like in goldfinch, here I word, and with and a twitching or in chirrup they are having I word, so here would be the assonance. In second one line there would be again alliteration. Okay, like there is word suddenness in S and S. Okay, so repetition of the consonant, so here would be the alliteration. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इन द सेम इज अगेन दैट इज एन्जैपमेंट, जो हमने लास्ट वन वाले सेट में हमने भी डिस्कस किया, बिकॉज वी आर नॉट हियर यूजिंग द एनी पंक्चुएशन मार्क। अगर मैं नेक्स्ट वन सिंबल की बात करूं तो गाइज इन लाइंस के अंदर गोल्डफिंच को सिंबल लिया वो किसका सिंबॉलिक का, विवासिटी और लाइवलीनेस का। हम लोगों को पता है कि जैसे गोल्डफिंच जाकर लैबरनम टॉप के ऊपर बैठा था, हमारा जो लैबरनम है, लैबरनम ट्री है, उसके अंदर कैसे जान आ गई थी, कैसे उसमें कमोशन हलचल पैदा हो गई थी। मिनटों से कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मूव करेगा, बातें करेगा, उसमें कहीं ना कहीं जान आ गई। Now let us move to the next set of the lines. The lines are the sleek as a lizard and alert and abrupt
She enters the thickness and a machine starts up. Of twitterings and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. Now guys, in first one line you are having the simile. Like simile की पहचान क्या होती है बच्चे? जब भी किसी पोएम की लाइन में एज और लाइक वर्ड का यूज किया हो तो वहां पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है? देयर वुड बी द सिम्बल. ओके, नाउ अगेन वी आर हैविंग द एलिट्रेशन. मीन टू से कि किसका सेकंड वन लाइन के अंदर देखो द में थ और थिकनेस में थ, यानी कि फिर दोबारा से जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसका यूज किया जा रहा है. सो अगेन वी आर हैविंग द एलिट्रेशन हियर. नेक्स्ट इन द सेम लाइन वी आर ऑल्सो हैविंग द मेटाफर दैट इज इन द वर्ड मशीन. अब गाइज ये मेटाफर होता क्या है? तो बच्चे मेटाफर दैट इज अ पोएटिक डिवाइस in which the poet compares to an object without using the word of comparison like or as. जैसा कि आपको ये बताया कि जब as और like वर्ड दिया होगा कंपैरिजन करने में तब तो होगा सिमली, लेकिन पोइट कंपेयर तो कर रहा है किसी चीज को लेकिन बिना like और as वर्ड का यूज किए. लाइक इन मशीन वर्ड यू कैन सी कि देखो यहाँ पर्टिकुलर कोई मशीन तो है नहीं, किसको बोला है उन्होंने मशीन? उसके पर्टिकुलर नेस्ट को. ठीक है, तो पोइट जो यहाँ पर है ना वो कंपैरिजन कर रहा है, तो दैट मीन्स हियर वुड बी द मेटाफर. फिर अगर मैं बात करूं बच्चे आपको, वी आर हैविंग द ओनोमेटोपिया इन द सेम लाइन. अब गाइज ओनोमेटोपिया होता क्या है? दैट इज अ लिटरेरी डिवाइस इन दैट यूज ऑफ द साउंड वर्ड, यानी कि कुछ ध्वनि वाले वर्ड्स का यूज किया जाता है. सो इन द सेम लाइन इफ यू कैन चेक यू कैन सी ट्विटरिंग्स, तो ये कौन सी है? एक साउंड है, साउंड वर्ड है. नेक्स्ट ट्रेमर ऑल्सो, जो पंखों का फड़फड़ाना या पंखों को झटकना, दैट इज अगेन द साउंड ऑफ विंग्स. नेक्स्ट ट्रिलिंग्स, जो अलग अलग तरह की सिंगिंग वॉइस निकालना है, अल्टरनेटिव साउंड्स निकालना है, वो सारी की सारी क्या? ट्रिलिंग्स. ठीक है, सो दीज आर द ओनोमेटोपिया, एग्जांपल्स ऑफ ओनोमेटोपिया. और अगर आप लास्ट वन लाइन में देखो इसी की, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, अगेन वी आर हैविंग द एलिट्रेशन बिकॉज हियर वी आर हैविंग द वर्ड दैट इज टी और टी. इन वर्ड्स के अंदर हम लोगों को कॉन्सोनेंट साउंड मिल रही है ट और ट की. नाउ नेक्स्ट लाइंस आर, इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, शी स्टॉक्स इट फुल then flits out of the branch end showing her barred face identity mask. So in first one line we are having the metaphor in the word that is engine, because guys the tree is the scene of the bird's family activity. It trembles and thrills just like a whirring of an engine in motion creates vibration. क्योंकि गाइस जो ट्री का सीन दिखाया है वो किसका दिखाया है? जो बर्ड है उसकी फैमिली एक्टिविटीज को दिखाया है. सो पॉइंट डजंट से दैट ट्री इज लाइक एन इंजन. पॉइंट अब यहाँ पर ये तो कह नहीं रहा कि जो ट्री है वो इंजन की तरह है, लेकिन वो इसको कैसा प्रेजेंट कर रहा है? ट्री को एक इंजन की तरह प्रेजेंट कर रहा है. सो हियर वी आर हैविंग द मेटाफर. इन द सेम वी आर हैविंग द एसोनेंस. आप देख सकते हो कि इन लाइंस के अंदर जो आई वर्ड है वो बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत बार यूज किया हुआ है. like it full then flits out of the branch end. So here we are having the assonance also. एंजाइमेंट भी है, जैसा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, दैट इज शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लिट्स आउट ऑफ द ब्रांच एंड एंड शोइंग हर बैरिड फेस आइडेंटिटी मास्क. मीन टू से एंड के बाद किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया. सो वी आर हैविंग द एंजाइमेंट हियर ऑल्सो. नेक्स्ट गाइज थर्ड वन लाइन में showing her barred face identity mask, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क करोगे बच्चे. इन द सेम लाइन वी आर हैविंग द ट्रांसफर्ड एपिथेट. गाइज इट्स अ न्यू वन लिटरेरी डिवाइस फॉर यू, आई थिंक सो. तो गाइज ये होता क्या है? सो बच्चे ट्रांसफर्ड एपिथेट इज एन एडजेक्टिव which is not used with a noun, it qualifies but with another one noun. ठीक है, तो इस लाइन के अंदर आप देखो, the string flowers cluster of the laburnum trees hang like the bar. अब देखो जो लेबरनम ट्री के ऊपर बच्चे जो फूल वगैरह लगे हुए हैं, जो फूलों का गुच्छा लगा हुआ है, वो क्या है? वो बर्ड को कवर अप करता है. ठीक है, इसी तरह से बच्चे जब आपको एक्सप्लेनेशन करवाई थी उसमें गोल्ड फिंच का चेहरा दिखाया था, बताया था कि ब्लैक स्पॉट्स है. तो देखो ट्री के ऊपर बार का काम करते हुए उसके फूलों की कतारें वो. इसी तरह से गोल्ड फिंच टिपिकली हैज येलो बैंड्स और बार्स ऑन इट्स फेस ऑन इट्स विंग्स. हमारे गोल्ड फिंच के ऊपर भी तो बेटा देखो वो ब्लैक स्पॉट्स बने हुए थे ना, वो भी बार्स का काम कर रहे हैं, यानी कि सलाखों जैसा काम कर रहे हैं. सो मीन टू से हियर वी आर हैविंग द ट्रांसफर्ड एपिथेट बिकॉज एक एडजेक्टिव का, एक विशेषण का यूज किया हुआ है जो पर्टिकुलर नाउन के साथ यूज ना करके किसी दूसरे नाउन को क्वालिफाइज कर रहा है. नाउ नेक्स्ट लाइंस आर,
Then with airy, delicate, whistling chirrup whispering, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. So guys, in the lines we are having the onomatopoeia, जैसा हमने last lines में discuss किया था, and onomatopoeia that stand for use of sound word. So in the same lines we are having the whistle chirrup whisperings. So that one is having the onomatopoeia. Again we are having the alliteration here, like we are having the repetition sound of W, okay, like in whistle or whispers, and we are also having the assonance here. Hope so guys, now you have understand all the literary device of the poem which I have discussed with you now. Thank you.